नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप वीएनएम टीवी पर मेरे साथ देख रहे हैं आज का मुद्दा। और वडोदरा में ये मुद्दा पिछले कई दिनों से छाया हुआ है। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी, जिसे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा के खासकर स्टूडेंट्स के लिए बनवाया था कि यहाँ के स्टूडेंट अलग अलग स्ट्रीम में पढ़ाई करे और देश विदेश में वडोदरा का नाम रोशन करे। वैसे महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का ये सपना यहाँ के लोगों ने खूब पूरा किया है। ना सिर्फ वडोदरा के लोग, देश विदेश के स्टूडेंट भी एमएस यूनिवर्सिटी की अलग अलग फैकल्टी में पढ़ाई करते हैं और देश विदेश में एमएस यूनिवर्सिटी का नाम ले जाते हैं। लेकिन पिछले कुछ वक्त से एमएस यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में चल रही है। वैसे एमएस यूनिवर्सिटी और एजुकेशन का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। वडोदरा के जनप्रतिनिधि है, उन्हें एमएस यूनिवर्सिटी में एजुटेशन करते हुए, धरना करते हुए और यूनिवर्सिटी से अपनी बातें मनवाते हुए हमने सालों से देखा है। लेकिन इस बार एमएस यूनिवर्सिटी को एक अलग एजुटेशन करना पड़ रहा है। कुछ दिनों से छात्र संगठन तो इस पर लगातार लड़ाई कर ही रहे थे, लगातार अपनी मांगे रख ही रहे थे, लेकिन अब पूरा वडोदरा शहर इसमें जुड़ गया है क्योंकि मुद्दा ही ऐसा है। कॉमर्स फैकल्टी में लोकल स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है, सारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। यहाँ कट ऑफ रख दिया गया है या परसेंटेज कहीं ना कहीं तय कर दिए गए हैं कि इतने परसेंटेज होंगे, उस हिसाब से एडमिशन दिया जा सकेगा। सीट्स तय कर दी गई है। वैसे 5800 सीट्स थी, उसके बाद अब 1400 सीट्स बढ़ा दी गई है, यानी हो सकता है कि 7200 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिले। लेकिन इस बार रिजल्ट भी बहुत हाई आया है, ऐसे में ये मुद्दा बहुत ज्यादा गहरा गया है। अगर उन्हें कॉमर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या पढ़ाई छोड़ देंगे या फिर लाखों रुपए खर्च कर प्राइवेट में पढ़ेंगे या फिर कोई और सिटी में जाएंगे? ये सारे मुद्दे हैं और इसीलिए पूरा वडोदरा एक हुआ है। अलग अलग क्षेत्र के लोग साथ आए हैं और फाइट फॉर एमएसयू के तहत एक पूरा आंदोलन चलाया जा रहा है। आप भी जानते हैं 48 घंटे का एक अल्टीमेटम दिया गया है छात्र संगठनों की ओर से और वडोदरा के प्रबुद्ध नागरिक जो वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं। क्या होगा और क्या होना चाहिए, उस पर आज बात होगी। और मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ छात्र नेता पंकज जायसवाल जुड़े हुए हैं। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मयूरिका जी, धन्यवाद वीएनएम टीवी। और मेरे साथ कीर्ति परीख जी है, साथ ही मेरे साथ है तपनदास गुप्ता जी। हमारे साथ कॉमर्स फैकल्टी से ही जुड़े हुए यश शाह है और साथ ही वडोदरा के प्रबुद्ध नागरिकों में राहुल व्यास है और हमारे साथ दिलीप नेपाली जी है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सारे मेहमानों का और इनसे बातचीत कर जानने की मैं कोशिश करूंगी कि आखिरकार इस मुद्दे को किस तरह से सुलझाया जाना चाहिए। क्या मुद्दा कोई राजनीतिक रंग लेता जा रहा है? इन मुद्दे पर क्या बात होनी चाहिए और किस तरह से सारे स्टूडेंट को न्याय मिलेगा, उस पर बात होगी। सबसे पहले पंकज जायसवाल से बात करूंगी क्योंकि बहुत दिनों से वडोदरा शहर तो बाद में जुड़ा है लेकिन पंकज लगातार लड़ते आ रहे हैं। पंकज, क्या कहना चाहेंगे? ये जो लड़ाई, पकड़ लीजिए आप खाली। पंकज से पूछना चाहूंगी कि ये जो लड़ाई है आखिरकार क्या रंग ला सकती है और अगर सारे स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिला तो क्या हो सकता है? जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा आपके जो मीडिया है उन्हें और आपकी टीम को, क्योंकि जो हमारा आंदोलन है और हमारा प्रदर्शन है उसको आप लोग सरकार के समक्ष और लोगों के तक पहुँचा रहे हो ताकि लोगों तक भी ये जो बात है वो पहुँच रही है, नागरिकों के तक बात पहुँच रही है। वडोदरा शहर की जो एमएस यूनिवर्सिटी है ये एक गौरव की बात है कि हमारे शहर के जो राजा थे सर सयाजीराव गायकवाड़ जी, उन्होंने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी कि वडोदरा शहर और जिला में से जो भी विद्यार्थी 12th बोर्ड पास करता है और बैचलर डिग्री कोर्स के लिए उसे एजुकेशन चाहिए तो वो एमएस यूनिवर्सिटी में आके स्टडी कर सके, ना ही उसे किसी और सिटी या किसी और स्टेट में जाके स्टडी करना पड़े। तो ये विजन जो उनका था बहुत क्लियर था। इस विजन के तहत हजारों स्टूडेंट्स जो थे वो एमएस यूनिवर्सिटी में अभ्यास करते थे। हम बात करेंगे कि साल 2022 तक एमएस यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसी जो एडमिशन की जो प्रॉब्लम थी, जो डिफिकल्टीज थी वो नहीं आती थी। कहीं ना कहीं जो अभी यहाँ के वाइस चांसलर हैं एमएस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव सर, उन्होंने गए साल फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में सबसे पहले तो जो सीट थी लोकल स्टूडेंट्स के लिए वो कम कर दी, लेकिन उसके अगेंस्ट जब स्टूडेंट्स जो इलेक्शंस कमेटी के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो और साथ साथ में जो स्टूडेंट्स यूनियन होते हैं, तो उन्होंने जो मुहिम चलाई थी, जो आंदोलन किया था, उसके तहत जो वडोदरा के जो भूतकाल के जो नेता थे, जो सांसद थे और जो आज वर्तमान में भी है, कहीं ना कहीं उन्होंने भी हमें समर्थन दिया था और उस सीट में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन इस साल बात करें 2024 में, तो 2024 में फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में
जो एडमिशन का रेशियो था 95%, यानी कि 95% जो सीट होती थी वो स्थानिक विद्यार्थियों को अलॉट की जाती थी, लेकिन इस बार उसको जो है वो कम कर दी गई, उसमें कहीं ना कहीं कटौती कर दी गई और सीधा 69% जो सीट है वो वडोदरा के स्थानिक विद्यार्थियों को दी गई। तो कहीं ना कहीं ये एक तरफ से अन्याय हुआ। और इस बार मैं आप सभी को बता दूं, अगर वडोदरा शहर में किसी ने 12th पास किया है, जिला में किसी ने 12th पास किया है और वो जनरल कैटेगरी सामान्य कक्षा से आ रहा है, तो उसको एडमिशन लेने के लिए 75.86 होना चाहिए, जो ये रिकॉर्ड है। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो 5% की जो सीट थी, 5% की सीट, वो आउटसाइडर स्टूडेंट्स को दी जाती थी और वो जो सीट है उसको कहीं ना कहीं बढ़ाकर 31% यानी 31% कर दी गई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर विजय कुमार श्रीवास्तव के द्वारा और फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसके पीछे का कारण क्या है? तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि गुजरात सरकार का आदेश है, कॉमन एक्ट के अंदर जो नियम लिखे हुए हमने उसके तहत किया। तो कॉमन एक्ट के अंदर ऐसा कोई भी नियम नहीं लिखा गया है। गुजरात सरकार के किसी भी पदाधिकारी ने ये नहीं कहा है, ना ही कि शिक्षण मंत्री ने कहा है। हाल ही में हमारे जो वर्तमान के सांसद हैं डॉक्टर हेमांग जोशी जी, जब इस मुद्दे की बात उन्हें पता चली और गंभीरता से वो जब एजुकेशन मिनिस्टर जो हमारे शिक्षा के मंत्री है ऋषिकेश पटेल जी उनके वहां गए, तब ऋषिकेश पटेल जी ने इस बात को साफ तौर पर नकार दिया कि एमएस यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं, वाइस चांसलर ने मेरी कोई परामर्श नहीं की। तो आप देख सकते हो कि किस प्रकार की जो तानाशाही है वो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर चला रहे हैं। यहाँ पर प्रथम हक वडोदरा के स्थानिक विद्यार्थियों का होना चाहिए, तो वो हक उनसे क्यों छीना जा रहा है? हमारी लड़ाई इसी के लिए है और हम हमारी जो मांग है उसे हम एक नियम में, एक अनुशासन में रहकर लड़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 70 सालों में सबसे ज्यादा जो पुलिस है वो वहां पर आ रही होगी। पुलिस भी कह के थक चुकी है कि इंटरनल इश्यूज, यूनिवर्सिटी के जो इंटरनल इश्यूज है, जो आंतरिक जो मुद्दे हैं उसमें हमको आप ना बुलाएं। जब कोई गंभीर घर्षण हो रहा है, कोई आंदोलन हो रहा है, तब आप हमें बुलाएं। लेकिन वाइस चांसलर डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं सीपी सर को और सीपी सर भी इस बात से अनजान है यहाँ पर क्या हो रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर जो पुलिस स्टेशन के हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा हमें लग रहा है कि वाइस चांसलर को कानूनी तौर पर वो आए, हमें उसका कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो विरोध करने जा रहा है, जो आवेदन पत्र लेके वहां पे प्रस्तुत करने जा रहा है, तो उनको आप क्यों रोक रहे हैं? अगर हम कानून का उल्लंघन कर रहे हैं या फिर कुछ उपद्रव कर रहे हैं तब आप हमें रोकिए। हम हमारे न्याय की बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप हमें रोक नहीं सकते हैं। तो बात यहाँ हो रही है अन्याय की। जो बात पंकज जायसवाल ने कही वो जरा सा दोहराना जरूर चाहूंगी कि पुलिस, एमएस यूनिवर्सिटी में पुलिस आना हमेशा एक बड़ी बात रही है, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो विजिलेंस के हाथों में है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से लगातार पुलिस आती है, छात्रों को अपना धरना प्रदर्शन करने से रोकती है, विरोध प्रदर्शन करने से रोकती है। और खासकर अभी जो मुद्दा है वो एडमिशन का मुद्दा है। कल जो एजिटेशन देखा, जो धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन जो देखा, वो पूरे वडोदरा ने देखा है। यहाँ तक कि आज भी एजीएसयू द्वारा भी एक लॉलीपॉप बनाकर वीसी को दी गई, एनएसयूआई द्वारा भी विरोध प्रदर्शन किया गया। छात्र संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। मेरे साथ यश है। यश, क्या मानना है आपका इस पूरे मुद्दे पर? अगर स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलता है तो उनका भविष्य कितना खतरे में है? उनका भविष्य तो खतरे में है, क्योंकि लोकल स्टूडेंट जाएगा कहाँ? क्योंकि उनका हक है कि वो एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़े, आगे बढ़े और उनका जो भविष्य है वो आगे बढ़ाए। पर यहाँ पर तो पूरा उनका कट ऑफ ही डाउन कर डाला और जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें उनको एडमिशन ही नहीं मिलेगा तो वो लोग पढ़ेंगे कैसे? बहुत बड़ी बात है। कट ऑफ जो है वो ज्यादा हो गया है और अगर 75% ही आते हैं तो क्यों कॉमर्स में कोई जाएगा? अलग अलग फैकल्टी में भी लोग जा सकते हैं। और इसीलिए आज वडोदरा के प्रबुद्ध नागरिकों को भी मैंने इस चर्चा में आमंत्रित किया है। हमारे साथ राहुल व्यास जी हैं, जो इस बार लोकसभा कंटेस्ट भी कर रहे थे। और राहुल जी से जानना चाहूंगी, राहुल जी एक छोटी छोटी प्रतिक्रिया पहले हो जाए, फिर हम उस पर सवाल जवाब करते हैं कि क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर। धन्यवाद मित्रों। ये बड़ौदा के लोगों का प्रश्न लोगों को नहीं लग रहा होगा, बट ये सारे स्टूडेंट, आज शायद आपके बच्चे पढ़ने एमएसयू में ना जा रहे हो, बट उनके बच्चे भी जा सकते हैं। तो ये पूरे बड़ौदा का प्रॉब्लम है, ना कि हम, मेरा या किसी एक इंडिविजुअल का। और आज जो तरह से तानाशाह, आज की तारीख में हर जगह पे हम यही सुन रहे हैं कि वीसी जो है वो तानाशाह बन गए। प्रॉब्लम यह है कि वीसी को बड़ौदा के बारे में कुछ पता नहीं है। वडोदरा के अंदर महाराजा सयाजीराव ने यूनिवर्सिटी क्यों एस्टैब्लिश की उसके बारे में उनको ज्ञान नहीं है। और वीसी का काम क्या होता है?
वीसी का काम है हर जगह पे जहां जहां प्रॉब्लम हो वहां प्रॉब्लम को सॉल्व करके लोगों को फैसिलिटेट करने का काम होना चाहिए, ना कि अपने खुद के बनाए लॉ और अपने खुद के बनाए लॉ को इम्प्लीमेंट करवा के बच्चों को एडमिशन को रोकना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है 100%, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 100% एडमिशन पहले वडोदरा के बच्चों का होना चाहिए। अगर उसके बाद कोई सीट बचती है तो आप किसी और जगह पे और स्टूडेंट को इनरोल करो। और ये ऐसा बड़ौदा के लिए नहीं, हर सिटी के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी के नियर बाय स्टूडेंट को सबसे पहले एडमिशन वहां मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। रविवार से फाइट फॉर एमएसयू एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और तब से वडोदरा के नागरिक सीधे सीधे अपने प्रतिभावों के साथ इसमें जुड़ रहे हैं। दिलीप नेपाली जी हमारे साथ है जो कहीं ना कहीं इस आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा रहे हैं। दिलीप जी, आप क्या सोचते हैं मसले को लेकर, आपकी क्या राय है? वीएनएम टीवी का मैं खूब खूब आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आपके इस डिबेट में हमको बुलाया। ये जो पूरा महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एडमिशन के लिए जो भी है आंदोलन चल रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि बड़ौदा के पुराने जितने भी स्टूडेंट लीडर है, जितने भी आगेवान हैं, बाकी के जितने भी छात्र संगठन है, सभी लोगों इकट्ठा होकर आज ये आंदोलन की शुरुआत हुई है। कहीं ना कहीं पर हमारे टाइम पर हमने देखा था कि इतना आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के माननीय वाइस चांसलर जिन्होंने पूरे एडमिशन को इस मोड़ पे ला के रख दिया है कि बड़ौदा शहर में जो भी छात्र लोग हैं जिन्हें भी एडमिशन लेना है उनको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। हम यही मानते हैं कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी वो इस बेस पे की थी कि यहाँ के लोकल लोगों को कहीं और पढ़ाई करने न जाना पड़े, इसीलिए इसका जो उद्देश्य था। लेकिन आज जो लोग सत्ता पर बैठे हैं उन्होंने इसको मिसगाइड कर उन्होंने अपना जीत पूरा करने के लिए जो पूरा एक माहौल बनाया है। बड़ौदा के सभी लोग जब साथ मिलकर ये आंदोलन में निकलेंगे तो ही ये आंदोलन का असर होगा। इंडिविजुअल आंदोलन के रूप में अगर कोई भी इससे हटकर आंदोलन करेगा तो इस आंदोलन में मैं ऐसा समझता हूं कि कहीं ना कहीं बच्चों के कैरियर पर इसका असर पड़ेगा। वाइस चांसलर ने बोला था कि भाई हमको क्वालिटी एजुकेशन देना है। क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, नहीं उन्होंने टीचर की भर्ती की, नहीं उन्होंने नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती की, नहीं कुछ किया और सामने स्टूडेंट हर बार बढ़ते हैं। इस बार गुजरात बोर्ड का रिजल्ट कुछ ज़्यादा आया है, इसीलिए इस बार एडमिशन प्रोसेस में एडमिशन के विद्यार्थियों को तकलीफ है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि ये हर बार नहीं होता है, ये चीज को इनको एडजस्ट कर विद्यार्थियों को एडमिशन देना चाहिए। सभी को पढ़ाई करने का हक है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जो यूनिवर्सिटी की स्थापना की और जो नीति और नियम के लिए की है, जो स्टूडेंट के लिए की है, वो ये सत्ता में बैठे वाइस चांसलर श्री को ध्यान में रखकर सभी बच्चों का एडमिशन हो, उसकी चिंता करनी चाहिए। इस आंदोलन को और ज्यादा व्याप करके बड़ौदा सिटी के सभी नागरिकों को इसमें कहीं ना कहीं खुद के बच्चों को हैरानी हो रही है, वो न हो, ये उग्र आंदोलन न बने, उससे पहले कोई अच्छा निर्णय लेकर सभी बच्चों को पढ़ाई करने की तक देनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी को मातृ संस्था कहते हैं। मातृ संस्था इसलिए क्योंकि वडोदरा का हर नागरिक कहीं ना कहीं एमएस यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है और एमएस यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा प्यार भी करता है क्योंकि यूनिवर्सिटी का माहौल ही ऐसा है, उसके साथ जुड़ाव ही कुछ ऐसा है और इसीलिए 100% यहाँ की लोकल स्टूडेंट को एडमिशन मिले उसका आंदोलन चलाया जा रहा है। हमारे साथ कीर्ति परीख जी भी हैं जो सालों तक एमएस यूनिवर्सिटी मुख्यालय में बतौर अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे हैं और एमएस यूनिवर्सिटी से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। कीर्ति जी, क्या मानना है आपका जो एजिटेशन चल रहा है, जिस तरह से एडमिशन के लिए छात्रों को और पूर्व छात्रों को, प्रबुद्ध नागरिकों को मैदान में उतरना पड़ा है, क्या राय है आपकी इस पर?
सबसे पहली बात तो ये है, जो आज आंदोलन चल रहा है, स्टूडेंट्स को बड़ौदा के आसपास, बड़ौदा और बड़ौदा के आसपास के स्टूडेंट को एडमिशन यूनिवर्सिटी में हर फैकल्टी में मिलना चाहिए, इससे मैं सहमत हूँ। और आंदोलन भी एक तरीका है प्रेशर लाने का, वरना आज का जो एटमॉस्फेयर ऐसा है, वरना कोई सुनता नहीं है और स्टूडेंट्स के दिमाग में पूरा फिट हो गया है, जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे तब समस्या सॉल्व नहीं होगी। तो ये अपनी जगह सही है, मगर मैं 32 साल यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूँ, बहुत नज़दीक से वाइस चांसलरों को देखा है, रजिस्ट्रार को देखा है, सिंडिकेट सेनेट मेंबरों का फंक्शनिंग देखा है, और मेरा अनुभव ये है कि कोई भी नया वाइस चांसलर आता है उसकी भावना किसी को ठेस पहुँचाने की होती नहीं है। मगर मेरा पुराना जो अनुभव है उसमें ऐसा हुआ है कि जो को 2-4 सिंडिकेट मेंबर ऐसा होते हैं, उसको ऐसा होता है कि मैं कहूँ वो वाइस चांसलर माने, और अगर नहीं माना तो हटाओ वाइस चांसलर। मैंने ऐसा देखा है, इसलिए मैं ज़्यादा दुखी हूँ। आज का विषय अलग है, इसमें ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स अपनी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, मगर मैंने ऐसा भी देखा है कि वाइस चांसलर जब कोई सुनता ही नहीं था उनका, तो उन्होंने 11(5)A एक्ट करके पावर था 75 टाइम्स यूज़ किया, और इतना हंगामा हो गया कि गुजरात के राज्यपाल तक फरियाद गई थी, और राज्यपाल ने ये वाइस चांसलर को बुला के फायरिंग दिया था। उसी दिन 14 मार्च 90 को वाइस चांसलर का ब्रेन हेमरेज हुआ था और डेथ हो गई थी। काला दिन वो भी था। ऐसे कई काले दिन मैंने देखे, जैसे रणजीत सिंह गायकवाड़, जिससे नाम से पिता दादा के नाम से यूनिवर्सिटी जुड़ी है, और रणजीत सिंह गायकवाड़ सिंडिकेट मेंबर थे, तो उनको निकालने के लिए षड्यंत्र रचा गया था। और जब षड्यंत्र रचा गया तो जो दोषी था उनका नहीं निकाला गया, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में एक अधिकारी थे, मैं उधर उनके साथ काम करता, वो अधिकारी का दोष निकाला गया। और अधिकारी इतने ऑनेस्ट थे कि वो उधर एडीएम सेक्शन में अटैक आया और गुजर गए थे। ऐसे काले दिन मैंने देखे, इसलिए मेरे लिए ये काला दिन कुछ नहीं है। ये समस्या बढ़ाई गई है बिना समझ के, मतलब वाइस चांसलर का दोष हो, यूनिवर्सिटी का दोष हो, पुराने सिंडिकेट मेंबर का दोष हो, किसी के दोष की बात नहीं है। अभी हल कैसे निकाला जाए, मैं यही सोचता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है, ये समस्या का मूल कहाँ है कि यूनिवर्सिटी एक्ट पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा होगा, और एक्ट में पहले ही पेज पे ये था कि यूनिवर्सिटी इज ऑटोनोमस बॉडी एंड रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। अभी रेसिडेंशियल का अर्थ ही यही होता है कि जो यहाँ के विद्यार्थी है उनको एडमिशन मिले। महाराजा सयाजीराव दीर्घदृष्टा थे, और उनकी दीर्घ दृष्टि से ये ऐसा हुआ था कि बड़ौदा के विद्यार्थियों को यहाँ उच्च शिक्षण मिले, इसीलिए जुदी जुदी फैकल्टी बनाई थी और कॉलेज बनाई थी। तो अभी क्या हुआ है कि दीर्घ दृष्टि का अभाव है, संवेदनशीलता थोड़ी कम हुई है, राजनीति ज़्यादा बढ़ गई है, इंटरनल आउटसाइडर। और राजनीति वाले क्या है कि अपना देखते हैं, वो बोलते हैं सही है कि भाई हमको पब्लिक में इंटरेस्ट है, वरना कैसी दुखद परिस्थिति है बड़ौदा की कि कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहां आंदोलन ना करना पड़ा हो। मैं तो ये बोलता हूँ 6 लाख मत देने के बाद भी अगर आंदोलन करना पड़े तो तुम्हारी क्या जरूरत है। मैं एडमिशन का प्रॉब्लम हल हो जाए अच्छी बात है, और हम जहाँ भी सहकार की जरूरत है देंगे, मगर सबसे बड़ी बात यह है जब तक कॉमन एक्ट को निकाला नहीं गया, यूनिवर्सिटी को अलग नहीं किया जाता, तब समस्या कायम रहेगी। आज दूसरी समस्या, कल दूसरी समस्या, और मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि यूनिवर्सिटी बंद करने की नौबत आएगी एक दिन। अभी एडमिशन हो गया, यूनिटी हो गई, सब घर जाके सो गए, ऐसा नहीं। ये कॉमन एक्ट किसी भी तरह से यूनिवर्सिटी को लागू नहीं होना चाहिए, आंदोलन पूरा बड़ौदा करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी में जो कॉमन एक्ट आया है उसका भी बहुत विरोध हुआ था, लेकिन उतना विरोध नहीं हुआ जितना होना चाहिए था और जितना कॉमर्स फैकल्टी के लिए हो रहा है। अगर उस वक्त कॉमन एक्ट लाने के लिए पूरा वडोदरा एकजुट हो जाता तो यूनिवर्सिटी को बचाने में काफी सहायता मिल सकती थी। खैर, अब यूनिवर्सिटी में कॉमन एक्ट आ ही चुका है और अब सरकार के तहत जब चल रही है, तब ये जो एडमिशन का मामला है उसमें सरकार का कितना इन्फ्लुएंस है उस पर भी बात होगी। लेकिन तपन दास गुप्ता जी हमारे साथ है, उनसे भी मैं जरूर एक छोटी सी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, और जो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात कीर्ति परीख जी ने कही है उस पर ही चर्चा होगी। तपन जी, आप क्या सोचते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं वीएनएम का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि बड़ौदा शहर के बहुत ही अहम एक मुद्दा पे आज ये चर्चा रखी गई है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी, डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकशाही देश में रह रहे हैं। उसका जो मूलभूत जो मूल्य है कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, ये मूल बात को रखते हुए ही हमें आगे की बात सोचनी चाहिए। जो तरीका आज यहाँ देखने को मिल रहा है
ये बरसों से कोई ना कोई रूप से सीट कर्टेलमेंट पॉलिसी आता ही रहा है, कभी फी बढ़ाकर, कभी परसेंटेज के नाम पे, कभी कट ऑफ लाइन लेके, और इस बार ये बहुत ही खुले तौर पर एमएस यूनिवर्सिटी में आया है। लेकिन ये एक बहुत समय से जो एक प्राइवेटाइजेशन की तरफी नीति चल रहा है, उस नीति को आगे बढ़ाते हुए ऐसा लग रहा है कि एमएस यूनिवर्सिटी में जो आज सीट रेस्ट्रिक्शन किया जा रहा है, वो सीट रेस्ट्रिक्शन जाने की आजू बाजू में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, प्राइवेट कॉलेजेस है, उन्हें मदद करने के लिए किया जा रहा है। ये क्यों ये होना चाहिए कि इतना परसेंटेज को एडमिशन मिलेगा, उसको नहीं मिलेगा? क्यों ये होना चाहिए कि इतने से ज्यादा सीट को नहीं मिलेगा? दिन ब दिन शिक्षा बढ़ रही है, परसेंटेज ऑफ पासिंग बढ़ रहा है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहिए। आप दिन ब दिन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के कॉलेजेस की संख्या बढ़ने की वजह बंद होता जा रहा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस खत्म होता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में एडमिशन मिलनी चाहिए, उसके जगह में ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी को परमिशन दी जा रही है। तो ये हो क्या रहा है? साफ दिखाई दे रहा है कि जो लाखों रुपया की लूट फी के नाम पे चल रहा है, उसी को ही मदद करने के लिए सारी पॉलिसी बनाई जा रही है। एकदम मैं सहमत हूं परीख जी से। जो कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट आया है, ये एक्ट नई शिक्षा नीति से बिल्कुल ट्यून्ड है। नई शिक्षा नीति में संपूर्ण रूप से प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ाने की बात है। हाँ, शिक्षा की सार्वत्रिकरण की बात जरूर है, लेकिन फंड एलोकेशन की बात नहीं है। बिना फंड के गवर्नमेंट कॉलेज बनेंगे कैसे? बिना फंड के गवर्नमेंट कॉलेज चलेंगे कैसे? कितने सारे कॉलेजेस है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ग्रांटीनेट कॉलेजेस है, नए भर्ती नहीं होने, शिक्षकों की भर्ती नहीं होती है। जैसा कि राहुल जी ने बताया, शिक्षकों की भर्ती नहीं है, स्टाफ की भर्ती नहीं है, तो कॉलेज चलेंगे कैसे? वो कॉलेज की स्टैंडर्ड जब गिर जाती है, जिस तरह से एक समय कॉर्पोरेशन स्कूल की हालत बेहाल कर दी गई है, आज सरकारी कॉलेज की हालत को बेहाल किया जा रहा है, ताकि स्वाभाविक रूप से बच्चों की एक झुकाव प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाए। ये बहुत चिंता की बात है। जहां तक परसेंटेज कट ऑफ मार्क्स की बात है, मैं बहुत अफसोस के साथ कहना चाहूंगा, ये सोच बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। क्योंकि हमारे देश में खाली नहीं, सारे दुनिया में कई सारे ऐसे महान व्यक्ति है। वो आप आइंस्टाइन की बात लीजिए, तेंदुलकर की बात लीजिए, जिन्होंने अपनी पढ़ाई में बहुत स्कोर नहीं किए थे, लेकिन अपने जीवन में बहुत ही ऊंचे जगह में गए थे। इसीलिए जो भी पढ़ना चाहे, खाली 50% या 60% इस तरह से नहीं, जो भी पढ़ना चाहे उसको पढ़ने को मौका मिलना चाहिए, और वो अपने जीवन में आगे बढ़कर बहुत बड़ा नाम कर सके। और दूसरा भी एक बात मैंने कहना चाहूंगा, ये यूनिवर्सिटी ऐसे एक जगह है जहां पर अरविंदो भी पढ़े थे, जो यहाँ के नहीं थे। यहाँ पर सुरेश जोशी भी थे, जो बड़े गुजरात के थे। यहाँ पर अंबेडकर भी पढ़े थे, जो यहाँ के नहीं थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग थे गुजरात के, जो यहाँ से पढ़ के गए और बहुत बड़ा नाम किए। एमएस यूनिवर्सिटी के इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर करे, सारे बड़ौदा को स्टूडेंट को समाते हुए दूसरे जगह के भी बच्चे यहाँ आ सके। क्योंकि फाइन आर्ट्स फैकल्टी, जो फाइन आर्ट्स फैकल्टी बना है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा योगदान बाहर से आए हुए स्टूडेंट का भी है। लेकिन मेरा कहना ऐसा कतई भी नहीं है कि यहाँ की स्टूडेंट को वंचित करके बाहर के स्टूडेंट के दिया जाए, या बाहर के स्टूडेंट को बाहर रख के यहाँ का दिया जाए। सारे स्टूडेंट जो भी पढ़ना चाहे, सबको मौका मिलना चाहिए, यही मेरा कहना है। बिल्कुल सही बात है। अगर महाराजा ने वडोदरा के छात्रों को ध्यान में रखकर यूनिवर्सिटी को बनाया था, आज से सालों पहले महाराजा को दीर्घदृष्टा कहा जाता था कि बहुत लंबी सोच के साथ महाराजा ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। उसमें अलग अलग फैकल्टी ऐड होती गई, जो सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट थे वो हजारों लाखों होते गए, और अब यूनिवर्सिटी एक बड़ा वट वृक्ष बन चुकी है, जो वडोदरा की शान है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यूनिवर्सिटी का रैंकिंग भी गिरा है, और अलग अलग विवाद भी यूनिवर्सिटी का हिस्सा रहे हैं। इन सारे मुद्दों पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ AIDSO के लीडर आयुष कुलश्रेष्ठ भी है। आयुष जी, आप क्या सोचते हैं इस पर? जो चल रहा है इसके बारे में हम सभी जानते हैं, और मुझसे जो पूर्व वक्ताओं ने बात करी है, मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत हूँ।
कुछ पॉइंट्स है जो मैं यहाँ पे इस नैरल के माध्यम से व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान है उसके हिसाब से जो हमारे देश का कैरेक्टर है वो एक फेडरल कैरेक्टर है, यानी कि जो सरकार केंद्र की है और जो राज्य सरकारें हैं उनके बीच में कुछ जवाबदारियां बांटी गई है और सबकी अपनी अपनी जवाबदारियां है और सबके अपने अपने क्षेत्र है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि हर एक चीज में हम केंद्रीकरण की नीतियां देख रहे हैं, चाहे वो आर्थिक नीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो, चाहे स्वास्थ्य नीति हो, या किसी और प्रकार की नीतियां क्यों ना हो, हर चीजों में हम केंद्रीकरण दिखते जा रहे हैं। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो आई है इसमें बहुत सारी बातें की गई, लेकिन मूल जो इसका स्वरूप है वो भी केंद्रीकरण की बात को ये लोग इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और इसी के मद्देनजर जैसे कि मेरे पूर्व एक वक्ता ने कहा है कि कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट की बात यहाँ पे जो आई है वो भी उसी नीति को अनुसरण करते ही यहाँ पे अमल में किया गया है। और जैसे कि तपन दास गुप्ता जी ने बात कही लोकतंत्र की, तो लोकतंत्र में बात ये होती है कि जो भी लोगों का जो ओपिनियन होता है उस चीज़ को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ये ओपिनियन व्यक्त कर सके ऐसा आपको मौका देना चाहिए। इसलिए इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग की बात की गई थी। लेकिन ये पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट जो लास्ट ईयर अमल करने में आया, जिसके बारे में सरकार ने ना कोई जाहिरात की ना ही इसके बारे में किसी लोगों को बताया गया, अचानक से ये बिल असेंबली में पास हो गया और इन लोगों ने इस साल से इम्प्लीमेंट करवा दिया। इसके तहत यूनिवर्सिटी की जो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग थी वो सारी पब्लिक यूनिवर्सिटी की खत्म कर दी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को बाकी रखा गया है क्योंकि यहाँ पे एक बिजनेस जुड़ा हुआ है। तो जब तक ये कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट या फिर पब्लिक यूनिवर्सिटी एक्ट जिसका भी नाम है जी जब तक रहेगा तब तक ये समस्या हमारे सामने हर साल आने ही वाली है। और जो केंद्रीकरण की जो नीतियां चल रही है इसके सामने भी हमें आंदोलन करना पड़ेगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये वडोदरा वासियों को अपील करना चाहूँगा कि एडमिशन का जो मुद्दा है, कॉमन यूनिवर्सिटी का मुद्दा है, हमारी यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी का जो मुद्दा है, इसको लेकर के बड़ौदा के हर एरिया में लोकल कमिटीज़ बनाई जानी चाहिए। सोसाइटी के लोकल कमिटीज़ बनाए और उसके माध्यम से हम अपने विधायकों को, जो हमारे यहाँ के हमारे क्षेत्र के एमएलए है, हमारे जो एमपी है, हमारे सीएम है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, इनको हमें किसी तरह से हमारी बात पहुँचाना चाहिए, कमेटियों के माध्यम से बात पहुँचाना चाहिए, तब जा कर के हमारा जो लक्ष्य है इस लक्ष्य को हम लोग हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। केंद्रीयकरण जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे चलकर या अभी ही नुकसानदेह साबित हो। जब पंकज जायसवाल मेरे साथ है और हमेशा ही कॉमर्स यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए लड़ते आए हैं। पंकज, कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट जब आया है यूनिवर्सिटी में तब से क्या कुछ बदलाव आया है? कोई नीति बदली है? कुछ चेंज हुआ है यूनिवर्सिटी में? बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। जैसे कि कॉमन एक्ट आया तो सबसे पहले विद्यार्थियों की जो आवाज होती थी, जो इलेक्शन बॉडी होती थी, उसको इन लोगों ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसको ही खत्म कर दिया। स्टूडेंट्स इलेक्शन होना बंद हो गए, यानी कोई भी स्टूडेंट्स अगर कोई कंप्लेंट लेके आ रहा है, मैनेजमेंट नहीं सुन रही है, सत्ताधीश उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, तो वो अब स्टूडेंट्स जाएगा कहाँ? क्योंकि जो ऑफिशियली पोस्ट दी जाती थी, जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट होते थे उनके पास पोस्ट होती थी, उनके पास कुछ ना कुछ जो राइट्स होते थे वो होते थे। वो डीन को जाके एप्लीकेशन दे सकते थे, वाइस चांसलर को दे सकते थे, तो ये बंद कर दिया गया। तो अब स्टूडेंट्स जाएंगे कहाँ? तो उनकी जो आवाज है एक तरफ से वहां पे दबा दी गई। दूसरी बात, वन मोर थिंग, कि जो सेनेट और सिंडिकेट के जो मेंबर्स होते थे, ये सर्वोच्च कमेटी होती थी, वाइस चांसलर सर को या फिर रजिस्ट्रार सर को या किसी भी फैकल्टी के डीन को कुछ भी निर्णय लेना हो एडमिशन क्राइटेरिया के रिगार्डिंग, फीस बढ़ाने के लिए या फिर किसी भी कारण के लिए, तो सिंडिकेट की जो हमारी बॉडी होती थी, जो इलेक्टेड बॉडी होती थी, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जो सिंडिकेट है वो नॉमिनेट किए जाते थे। रूलिंग पार्टी के भी मेंबर होते थे उसमें और ऑपोजिशन पार्टी के भी मेंबर होते थे। तो ये बेहद जरूरी था क्योंकि वो सिंडिकेट के मेंबर ऐसे थे जो लोग पास्ट में एमएस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स रह चुके हैं, जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनके एरिया के सिटीजन को, तो वो लोग कहीं ना कहीं सरकार तक इसकी बात पहुंचाते थे। और जो भी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर होता था, रजिस्ट्रार होता था, फैकल्टी के डीन होते थे, कहीं ना कहीं वो उनकी मनमानी नहीं कर पाते थे। और हमें भी अगर कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती थी तो हम सिंडिकेट की जब भी मीटिंग होती थी यूनिवर्सिटी पर, तब जाके हम उन्हें एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते थे और कितनी बार तो वो लोग हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो ये कॉमन एक्ट जैसे ही लागू किया गया तो सिंडिकेट की जो बॉडी है वो डिसॉल्व कर दी गई, उसको हटा दी गई और स्टूडेंट्स यूनियन का जो इलेक्शन है वो बंद कर दिया गया। तो एक तरफ से सीधा जो इसका असर है वो कहीं ना कहीं हमारे जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर देखने को मिला, क्योंकि उन्हें अब सिर्फ लेक्चर्स लेने के लिए आना है, फैकल्टी मैनेजमेंट, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट जो कह रही है वो करना है। अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो मैनेजमेंट के पास जाके वो कह रहे हैं तो मैनेजमेंट ध्यान से सुनती नहीं है। 100 में से ऐसे 5 लोग होंगे कि जो लोग स्टूडेंट्स की चिंता करते होंगे, उन्हें स्टूडेंट्स की फिक्र होती होगी, लेकिन सबके सब स्टूडेंट्स के साथ होते नहीं है। मैं आपको बात करूंगा
MS यूनिवर्सिटी के एग्जाम सेक्शन की, तो एग्जाम सेक्शन के बहुत सारे इशू है। जिस तरह वाइस चांसलर सर ने कहा कि हमने जो प्रोग्रेस है वो किया है, हम रिजल्ट जल्दी दे रहे हैं, तो रिजल्ट आप जल्दी दे रहे हो तो किसका जल्दी दे रहे हो? आप जो 80 KT के स्टूडेंट्स हैं उनका आप रिजल्ट जल्दी दे रहे हो। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर एग्जाम होती है, उनका रिजल्ट तो आज भी 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन पे आ रहा है, उनका रिजल्ट जल्दी नहीं आ रहा है। आप जो डिग्री है, डिग्री आप लेट प्रोवाइड कर रहे हो। जो भी स्टूडेंट्स मई 2024 में अभी पास आउट हुए, उनको डिग्री कब मिलेगी? तो उनको डिग्री दी जाएगी दिसंबर में, जनवरी में। तो इतना डिले क्यों हो रहा है? 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर आप उनको डिग्री दे दीजिए, ताकि उनको स्टडी अब्रॉड के लिए अप्लाई करना हो या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए अप्लाई करना हो, तो वो सब कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो चीजें हैं, पढ़ाई में चेंज आया है कि अच्छी पढ़ाई हो रही है, लेक्चर ज्यादा हो रहे हैं, जो टीचर्स हैं वो अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ है यूनिवर्सिटी में? जो टीचर्स, मैं मानता हूं कि टीचर्स जो देता है अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ टीचर लाने की भी जवाबदारी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की है। क्योंकि यहाँ पर देखने जाए तो कितनी सारी जो वैकेंसी है वो अभी पेंडिंग है। उस वैकेंसी पे अच्छे क्वालिटी वाले जो टीचर्स है वो आ सकते हैं, उन्हें हम अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक यूनिवर्सिटी ने किया ही नहीं है। लास्ट टाइम मैं बता दूं कि 2021 में ही जो टीचर्स थे जो परमानेंट हुए थे वो हुए थे। उसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में कोई भी टीचर परमानेंट अभी तक। कॉमर्स फैकल्टी में रोज लेक्चर लिए जाते हैं? फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में रोज लेक्चर्स दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं वो आते नहीं, क्योंकि एक ऐसा एटमॉस्फेयर उनको चाहिए। टीचर्स जब स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन करता है, जब उन्हें एक्सप्लेन करता है, तो वो वे होना चाहिए, वो वाइब आनी चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि स्टूडेंट्स भी वहां मन लगाकर पढ़ सके। आज क्या कारण है कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में सबसे ज्यादा बच्चे एडमिशन लेते हैं, लेकिन वो लोग प्राइवेट ट्यूशन क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं? इसका कारण यही है कि फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में जो टीचर्स है वो उन्हें वेल एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं। इसके कारण से ये जो स्टूडेंट्स है एवरी ईयर, फर्स्ट ईयर बीकॉम हो, सेकंड ईयर बीकॉम हो या थर्ड ईयर बीकॉम हो, 15 से 20 हजार की जो फीस है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के पास पे करके वो लोग वहां पर पढ़ने जाते हैं। बहुत बड़ा मुद्दा पंकज ने उठाया कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी में तो आपको एडमिशन लेना ही है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता है, जिसके चलते प्राइवेट कोचिंग क्लासेस को भी आपको हायर करना ही पड़ता है और प्राइवेट कोचिंग भी आपको लेनी ही पड़ती है। यूनिवर्सिटी एक्ट आया, उसके बाद पढ़ाई में कुछ ज़्यादा गुंजाइश नहीं हुई है। कुछ वक्त हुआ है और हो सकता है आने वाले सालों में कॉमन एक्ट यूनिवर्सिटी के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, लेकिन फिलहाल एडमिशन की प्रक्रिया गहमाई हुई है। और राहुल जी के पास मैं वापस चलूंगी। सबने जो सही मुद्दा उठाया हुआ है कि जब एडमिशन कॉमर्स में होता है, और ये आज का मुद्दा नहीं है, जब हम भी पढ़ रहे थे कॉमर्स में तो एडमिशन कॉमर्स में होता है, मगर आपका एडमिशन तो बड़ौदा की गलियों में जहाँ ट्यूशन चलते हैं ना वहीं होता है। आप यहाँ खाली आपका अटेंडेंस लगाते हो, बाकी क्लासेस, पैम्पलेट, आप सब कुछ प्राइवेट क्लासेस के ही लेते हो। और आपको अगर देखना है तो बड़ौदा के अंदर लास्ट 10 सालों में क्लासेस कितने बढ़े, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी, और उसके सामने गवर्नमेंट ने नए कितने कॉलेजेस बनाए हैं, वो नंबर देखने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुजरात गवर्नमेंट और वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बजट नहीं है। गुजरात गवर्नमेंट ने इस साल के बजट में 56,000 करोड़ का ग्रांट एजुकेशन के लिए रखा है। 56,000 करोड़। वडोदरा के अंदर का वीएमसी का बजट 200 करोड़ ये साल का है। इतने पैसे होने के बावजूद भी मुझे एक नया यूनिवर्सिटी, स्कूल और कॉलेज बना ऐसा दिख नहीं रहा है। हमारी डिपेंडेंसी एमएसयू पे ज्यादा है, क्योंकि हमें लगता है जितना भी एडमिशन होगा डिग्री चाहिए, और वो डिग्री एक ही जगह से मिल सकते हैं जो एमएसयू है। मेरा कहना ऐसा है, अगर आप एमएसयू में एडमिशन नहीं दे सकते तो आप प्राइवेट का फीस कम कराओ। आपने फी रेगुलेशन कमेटी बनवाया 2017 में, आज वो फी इंक्रीज कमेटी बन चुकी है। वो एफआरसी ही है, पर मेरे हिसाब से वो एफ फॉर फी, आर फॉर राइस एंड कमिटी बन के बैठ गई है। ऐसा लगता है सारी प्राइवेट स्कूलों के ट्रस्टियों की गोद में बैठ के वो काम कर रहे हो। दिख रहा है जो 45,000 का फीस उन्होंने स्कूलों के लिए बनाया था, आज वो ऑलमोस्ट 1 लाख कर दिया। यानी 2017 में 45,000 और आज 1 लाख। ये पैसा कौन सी यूनिवर्सिटी में या कौन से इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट में आपको ये ग्रोथ से पैसा बढ़ता है, जरा वडोदरा के लीडरों को बताना चाहिए। दूसरा, ये जो कॉमन एक्ट का भी सारे नेता क्या ना बात कर रहे हैं और बोले बिकॉज कॉमन एक्ट हम कुछ नहीं कर सकते। भाई वडोदरा के एमपी, एमएलए तो एटलीस्ट कॉमन एक्ट के टाइम पे बैठे ही थे ना। क्या उन्होंने एक भी क्वेश्चन उठाया कि हम कॉमन एक्ट में एमएसयू को क्यों ले जा रहे हैं, जबकि सारी प्रॉपर्टी सर सयाजीराव गायकवाड़ की, सयाजीराव गायकवाड़ के पैसों से बना हुआ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की ग्रांट के नाम पे खाली सैलरी आ रहा है।
क्या मेंटेनेंस है? अगर सही में हर एक फैकल्टी का मेंटेनेंस देखा जाए तो दया आती है। और लास्ट 5 साल के अंदर कितना रिक्रूटमेंट है, एमएसयू का कितना रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है, आप देख लो। कंपेयर टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, पारू ले लो, कहीं भी ले लो। और एजुकेशन का मतलब होता है रिसर्च। यहाँ रिसर्च के नाम पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट क्या आपके पास प्रोफेसर है जो कॉमर्स फैकल्टी के बच्चों को रिसर्च के बारे में ज्ञान दे, पेपर पब्लिश करवाए? आज की तारीख में 4000 लड़के, 6000 लड़कों की हम बात कर रहे हैं, बट वही कॉमर्स फैकल्टी से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के 10 रिसर्च पेपर भी मिलते नहीं है। तो अब क्वालिटी एजुकेशन की क्या बात करूं मैं, आप बताओ। बिल्कुल सही बात है, क्वालिटी एजुकेशन की बात है और सीधा सीधा यहाँ सवाल उठ रहा है। हमारे साथ दिलीप नेपाली जी है और उनसे मैं जानना चाहूंगी कि ये जो मुद्दा है एडमिशन का, कॉमर्स में एडमिशन देने की बात है, लेकिन वाइस चांसलर को पूरा इसका दोषी माना जा रहा है। मैं जानना चाहती हूँ, क्या सिर्फ वाइस चांसलर इसका निर्णय ले सकते हैं या सरकार से कहीं ना कहीं गाइडलाइन आ रही है? क्या वाइस चांसलर को हटाने से यूनिवर्सिटी की दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी या यूनिवर्सिटी में एडमिशन का जो मामला है ये सॉल्व हो जाएगा? क्या वीसी को टारगेट कर कोई और रोटियां तो नहीं सेकी जा रही है नेपाली जी? यहाँ पर अलग अलग चर्चा हुई, बातें हुई है। मेरा मानना ऐसा है कि अभी एक मुद्दा ऐसा है कि स्टूडेंट को एडमिशन मिलना चाहिए। पॉलिटिकली एंगल से देखने जाओ तो उनने क्या क्या उनका सब्जेक्ट है, लेकिन बड़ौदा शहर के स्टूडेंट के पेरेंट्स लोगों ने जो जागरूकता इस बार दिखाई थी, वही जागरूकता हर बार दिखाते तो कहीं ना कहीं किसी पे एलिगेशन करने की जरूरत नहीं आती। कॉमन एक्ट वो अलग विषय है, जो हो गया उसकी चर्चा करने का अभी कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इतना है कि महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पास पूरी सत्ता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। वाइस चांसलर धारे वो नियम बना सकते हैं, वाइस चांसलर धारे वो कर सकता है, वो उसके पावर में आता है। उसके पावर में बहुत सी कल में अगर वो पावर का उपयोग करके भी कर सकता है। लेकिन मेरा कहना इतना ही है कि इस बार की सिचुएशन ऐसी है कि गुजरात बोर्ड का रिजल्ट हाई आने के लिए फर्स्ट टाइम इतना एडमिशन का प्रोसेस, इतना एडमिशन के जो भी तकलीफें उठी है, उसका सॉल्यूशन वाइस चांसलर जी को लाना चाहिए। यहाँ के लड़के हैं, बड़ौदा शहर के लड़कों को यहाँ पर एडमिशन मिलना चाहिए। वो जो नियम है, वो जो भी किस तरह से इस एडमिशन का सॉल्यूशन आता है, वो बैठे हुए वाइस चांसलर और उनकी टीम को निकालना चाहिए। हर बार इतना हाई रिजल्ट नहीं आता है। इस बार जो रिजल्ट है, गए साल का रिजल्ट इस साल के रिजल्ट के अंदर 10, 12, 15% का रेशियो है। तो कहने का ऐसा है कि जो रेशियो बढ़ा, इसीलिए एडमिशन प्रोसेस में भी कहीं ना कहीं तकलीफें उठी है। मेरा मानना इतना ही है कि वाइस चांसलर जी को एक गोल गोल जो घुमा रहे हैं सबको, इससे अच्छा सभी को एक साथ में बिठा के, जो लोगों ने फाइट फॉर एमएसयू किया है, ऐसे 25, 50, 200 लोगों को बिठाकर उनके साथ चर्चा करनी चाहिए। चर्चा करने के बाद कहीं ना कहीं उसका विकल्प ढूंढकर सभी बच्चों को एडमिशन देना चाहिए। आज का मुद्दा ऐसा है कि जो लोग निकले हैं वो सभी खाली बड़ौदा शहर के जो भी स्टूडेंट हैं उनको एडमिशन मिले, सभी को एडमिशन मिलना चाहिए। वो मुद्दा लेके जो लड़ाई शुरू की है, मेरा मानना ऐसा है कि अलग अलग मुद्दे में भटकेंगे तो जो मुद्दा स्टूडेंट का है वो वहीं पर रहेगा और बाकी के मुद्दे के अंदर लोग लड़ेंगे और फिर वापिस छूटा हो जाएंगे। इससे अच्छा मैं जो फाइट फॉर एमएसयू के लिए जितने भी लोगों ने पहल की है, हम लोग भी उसमें हैं, तो सब लोग साथ में मिलकर, इंडिविजुअल नहीं लेकिन सब लोग साथ में मिलकर, यहाँ के पॉलिटिकल जो भी लोग हैं, जो सोशलिस्ट है, जो आगेवान है, इंडस्ट्रीज है और जो पूर्व स्टूडेंट लीडर सेनेट सिंडिकेट है, ये सब इकट्ठा होकर अगर यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट करेंगे तो मेरा मानना है कि जिस तरह से 1400 सीट बढ़ाने की बात की है, पहले 5800 सीट थी, ये तो 7200 सीट हुई है। कहीं न कहीं 200, 500, 1000 सीट का और फर्क पड़ता है। तो यूनिवर्सिटी को कहीं न कहीं इतना एडमिशन देने में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सभी को राइट है और यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ेंगे। तो हमारी भी कहीं न कहीं वाइस चांसलर से एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों की पढ़ाई में अपनी जिद न करते हुए सभी को एडमिशन मिले और सभी लोग पढ़े। और सभी लोग हाई फाई कैटेगरी से नहीं आते हैं। 50% लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करके पढ़ते हैं, उनको बाहर जाके पढ़ाई करनी नहीं पोसाती है। इसीलिए उसको ध्यान में रखकर यहाँ पर सभी को एडमिशन मिले और हम लोग
जो लोग भी निकले हैं वो सब एक ही मांग लेके निकले हैं कि सभी विद्यार्थियों को, बड़ौदा शहर के और आजू बाजू के विद्यार्थियों को, पहले कॉमर्स फैकल्टी अकेली नहीं पर बाकी की सभी फैकल्टी में कहीं ना कहीं एडमिशन प्रॉब्लम है, सभी फैकल्टी में कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर कर सभी बच्चों को पढ़ाई करने दें, यही हमारी उनसे मांग है। तो बात कुल मिलाकर हो रही है एडमिशन की, और ना सिर्फ कॉमर्स फैकल्टी और फैकल्टीज के बच्चों को भी परेशानी आ सकती है। और इसकी वजह क्या कॉमन यूनिवर्सिटी एक्ट है वो भी डिफाइन नहीं हो पा रहा है। वैसे जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं, वीसी अपनी ओर से ये सीट्स तय कर रहे हैं, लेकिन वीसी एडमिशन क्यों नहीं देना चाहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कीर्ति जी एमएस यूनिवर्सिटी में बहुत साल तक काम कर चुके हैं। कीर्ति जी मुझे ये बताइए कि एक वीसी वाइस चांसलर जो पूरा मुखिया बना बैठा है, वो क्यों ऐसा चाहेगा कि यूनिवर्सिटी के बच्चों को एडमिशन ना मिले? क्या उसका पर्पस क्या हो सकता है? कैपेसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या वो जैसे कह रहे थे कि एग्जाम लेने की हमारी कैपेसिटी नहीं है? क्या मिस्टेक क्या हो रही है, क्यों ज्यादा बच्चों को एडमिशन नहीं देना चाहती है एमएस यूनिवर्सिटी? ये सही बात है। जो स्टूडेंट लीडर है वो डायरेक्ट वीसी के साथ मुझे पता नहीं कितनी बार बैठे और कितनी बार क्लैरिफिकेशन हुआ। ये फिर एक बार ऐसा करना चाहिए कि खुद मिलके क्या समस्या है आपकी ये भी जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला, मैं भी पुराने अनुभव से ये मानता हूँ, आज का पता नहीं कि भाई कोई भी वाइस चांसलर अहित करना नहीं चाहेगा, अभी इनके बारे में पता नहीं है। फिर भी ये स्टूडेंट लोगों को अखबार में कुछ आया, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, ऐसे बातों में मत आकर खुद मिलकर हल ढूंढना चाहिए। और मैं फिर से एक बात करता हूँ, जब हम कोई रोग होता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो ऐसा नहीं बोलते कि 2 दिन की दवा दो फिर से रोग हो तो क्या। तो ये समस्या ऐसी है, सपोज मिल गया, इस बार एडमिशन मिल गया, फिर अगले साल क्या, फिर कोई वीसी चेंज हुआ तो क्या, नीति नियम तो यही रहेंगे ना। तो मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ कि जो 2 शब्द है जो यूनिवर्सिटी एक्ट में, मैं ये चाहता हूँ कि ये स्टूडेंट लीडरों को यूनिवर्सिटी एक्ट भी पढ़ना चाहिए और कॉमन एक्ट भी पढ़ना चाहिए, और दोनों में से किससे ज़्यादा फायदा हो वो काम करना चाहिए, वरना ये समस्या कायम की है। और दूसरी बात, यहाँ टीचर की बात होती है तो मैं भी खुद एम्प्लॉय था, विषय आज का ये नहीं है, मगर कल ये समस्या स्टूडेंट को हो सकती है। स्टूडेंट जब काम के लिए कोई भी फैकल्टी ऑफिस में जाता है किससे मिलते हैं? रजिस्ट्रार, वीसी या डीन से नहीं मिलते हैं, स्टाफ से मिलते हैं। और यूनिवर्सिटी की जो दयनीय हालत है वो क्या है कि पिछले 20-20 साल से हंगामी कर्मचारी काम करते हैं। ऐसा ही गुजरात में कहीं पे नहीं है, सिर्फ एमएस में। ये पुरानी भूल है जो ये समस्या ज़्यादा बढ़ा सकती है। और इस बार तो इतना खराब हुआ है कि अपॉइंटमेंट में टेंडर की प्रक्रिया लाए है। कभी ऐसा सुना है कि उच्च शिक्षण संस्था में अपॉइंटमेंट टेंडर से हो? तो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाला नौकरी देगा, ये क्या बात है? तो इसका भी विरोध होना चाहिए कि ये आउटसोर्सिंग सिस्टम भी खतरनाक है। ये स्टूडेंट बोलते हैं ना काम में देर होती है, 2 महीना हो गया रिजल्ट नहीं मिला, 2 महीना हुआ मेरी मार्कशीट नहीं मिली। इसकी एक ये भी वजह है कि स्टाफ कम है और जो है वो टेम्पररी है। तो ये स्टाफ 20-20 साल से टेम्पररी है, रिटायर्ड होने के बाद पेंशन नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। तो ये भी समस्या इनसे जुड़ी हुई समस्या है, अलग नहीं है। क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो एडमिनिस्ट्रेशन का पिलर है, अगर पिलर की ओर ध्यान नहीं देंगे तो खंभा एक दिन टूट जाएगा और सब ध्वंस हो जाएगा। जी, कीर्ति जी की बात से बहुत ज्यादा सहमत हूं मैं। आपने देखा यूनिवर्सिटी के 20-20 साल से काम करने वाले लोग कितने दिनों तक वहां बैठकर एजुकेशन करें, लेकिन यूनिवर्सिटी उन पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। शिक्षा अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस हो जाएगी, उस व्यक्ति को पता है कि मैं यहाँ स्थायी नहीं हूँ, हो सकता है कभी भी मुझे निकाल दिया जाए, तो शायद अपना वो 100% एजुकेशन को दे ही नहीं पाएगा। और वही चीज गुजरात के शिक्षा मॉडल को खोखला कर रही है। अगर स्कूल की मैं बात करूं, अगर यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो हर जगह शिक्षा मॉडल खोखला हो रहा है और कहीं ना कहीं इस पर सिस्टम बहुत ज्यादा बड़े रूप से जिम्मेदार है। तपन जी मेरे साथ है। तपन जी, इसमें ग्रुपिज्म की बात भी कीर्ति जी ने की थी, क्या आप उससे सहमत है कि यहाँ पर एक गुट जो है वो हो सकता है? क्योंकि अब यहाँ सेनेट, सिंडिकेट और यूथ लीडर्स जो थे सबके पावर खत्म हो गए हैं। अब वहां जो है सिर्फ वाइस चांसलर है, क्योंकि राजमाता जो चांसलर है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती हैं। ऐसे में सारे पावर अगर वीसी के हाथ में है, तो आपको लग रहा है कि कोई ऐसा एक ग्रुप एक्टिव हुआ है जो वीसी को हटाना चाहता है और इसीलिए ये पूरा आंदोलन छेड़ा गया हो? कल किसी ने एक चैनल में कहे थे, वो भी अतीत में स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं, कि हर आंदोलन के कुछ ना कुछ हिडन एजेंडा होता है, उसके बिना कोई भी आंदोलन नहीं होता है। मैं इस बात पे इस तरह से नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा
कि कोई भी आंदोलन के कुछ अच्छी बातें भी होती है, कुछ कमी भी होती है, कुछ खामी भी रहती है। कोई भी आंदोलन में बिल्कुल ठीक ढंग से चल रहा है ऐसे बहुत कम आंदोलन हुआ है, और उसका उदाहरण हमारे पास अभी किसान आंदोलन ही सिर्फ है, जिसमें बहुत ही सही सूझबूझ के साथ आंदोलन को चलाया गया और उसमें जीत भी हासिल की गई। एक साल बड़ी आंदोलन छोटी मोटी बात नहीं होती है। इस बार की जो एमएस में जो आंदोलन चल रहा है, मैं खाली एक ही बात कहना चाहूंगा, और वो परीख जी के साथ सहमति से कहना चाहूंगा। कोई भी समस्या की दो प्रकार की हल होती है, एक है लॉन्ग टर्म, एक है शॉर्ट टर्म। अगर किसी को बुखार आया है, तेज बुखार है, बुखार ठीक करना, बुखार को कम करना इमरजेंसी है, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही करना पड़ेगा। लेकिन फिर साथ साथ डॉक्टर ये भी सोचते हैं इस बुखार के कारण क्या है। उसको कोई विशेष इन्फेक्शन है, उसको मलेरिया है, उसको डेंगू है, उसको टेस्ट किया जाता है, उसको पता लगाया जाता है, और पता लगा के उसको परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ भी जाना पड़ता है। इसी तरह से एडमिशन की मुद्दा जो है, इस वक्त एडमिशन है, कोई सवाल ही नहीं आता है। इस वक्त मैं दिलीप भाई से बिल्कुल सहमत हूं। मात्र और मात्र एडमिशन को लेके इस वक्त ये इमरजेंसी सिचुएशन में हमें एडमिशन का मुद्दे पे ही लड़ाई करनी चाहिए। हाँ, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, वहीं पर पत्रकार साथियों ने पूछे थे कि 12,000 स्टूडेंट यहां पर पास हुए हैं। आने वाले दिनों में और भी संख्या बढ़ेगी, और भी बच्चे पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन में और भी बच्चे आएंगे, तो उसका कायमी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, इस तरफ भी सरकार को सोचना जरूरी है। हमारी यूनिवर्सिटी के पास काफी जमीनें हैं, काफी जगह है, फंड एलोकेट होता है। अगर नहीं होता है तो हम सरकार को कह सकते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए आप और भी फंड अलॉट कीजिए, ताकि नए बिल्डिंगें बनाए जाए, कॉलेज बिल्डिंग बनाया जाए, हॉस्टल बिल्डिंग बनाया जाए, नए प्रोफेसर्स लेक्चरर्स अपॉइंट की जाए, नए स्टाफ अपॉइंट की जाए, और परमानेंट स्टाफ अपॉइंट की जाए। लेकिन हो रहा है बिल्कुल उल्टा। चिंता की बात वहां पर है। इस साल हमें जैसे एडमिशन सबको मिले उसके लिए लड़ना भी चाहिए, लेकिन यह भी हमको अभी से ही सोचना चाहिए कि आने वाले सालों में ये सवाल जब और भी विकराल रूप से हमारे पास आएगा, उसका तैयारी, उसके हल अभी से ही हमको सोचना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या जरूरत है? सबसे पहला जरूरत है हमारी यूनिवर्सिटी को हमारी जो ऑटोनॉमी है उसको हमें वापस दी जाए। मैं बिल्कुल इस बात को बहुत गंभीरता से मानता हूं। गिरीश चंद्र घोष जो मिस्टर जो आशुतोष मुखर्जी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हम पैसे देते हैं तो हमारी बात आपको माननी पड़ेगी। आशुतोष मुखर्जी ने कहा कि मैं किसी भी कीमत पे यूनिवर्सिटी का ऑटोनॉमी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं। हम चंदा मांग के यूनिवर्सिटी चलाएंगे, लेकिन आप पैसे देते हो इसलिए आपकी मनमानी चलेगी, ये नहीं हो सकती है। यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। चुने गए सेनेट, सिंडिकेट कैसे भी हो, वो हमारे थे, इस बड़ौदा के थे। हम उनके पास जा सकते थे, उनके पास बात कर सकते थे। ऐसा कभी नहीं हुआ इस यूनिवर्सिटी में कि वीसी मिलने बाहर नहीं आते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि गेट के सामने पुलिस खड़े हुए, गेट बंद हुआ है, स्टूडेंट अंदर जा नहीं सकता है। ये बड़ौदा के एमएस यूनिवर्सिटी के इतिहास में ये कुछ 4-5 साल या 7-8 साल के इतिहास में ये दिखाई दे रहा है। ये कैंपस को उन्होंने पुलिस कैंपस में कन्वर्ट कर दिए है। इस यूनिवर्सिटी के ऑटोनॉमी हमको किसी भी कीमत पे चाहिए, पहली बात है। दूसरी बात क्या है, हमारे ये जो कॉमन एडमिशन प्रोसेस उन्होंने किया है, ये कॉमन एक्ट में था, आप याद कीजिए, ये हमें भूल नहीं सकते हैं। इसलिए ये कॉमन यूनिवर्सिटी एडमिशन की जो प्रक्रिया है, जो बच्चे जहां रहते हैं पहले वहां वो कोशिश करेंगे, फिर किसी बच्चे को अपने आप को खुद को इच्छा होगी ना मैं उस यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना चाहता हूं, वो अपनी इच्छा होनी चाहिए, उसको जबरदस्ती ये ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए। अगर ये नहीं होता तो ये अगर ऐसे ही रहता जैसे पहले चल रहा है, तो बड़ौदा में इस नौबत आता ही नहीं कि इस प्रकार से परिस्थिति पैदा होता है। बिल्कुल।
बिल्कुल बिल्कुल, चलिए काफी लंबी चर्चा हो रही है। एक छोटे छोटे सवालों के साथ मैं खत्म करूंगी, आयुष जी के पास आऊंगी। आयुष जी, क्या लगता है आपको, अगर स्टूडेंट के भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ होता है तो क्या ड्रॉप रेशियो है वो बढ़ सकता है? क्योंकि ये जो स्टूडेंट है वो शायद हो सकता है एवरेज हो और उनके पेरेंट्स उन्हें प्राइवेट में ना डाले और हो सकता है दूसरे सिटी में भी ना भेजे, तो क्या ड्रॉपिंग रेशियो बढ़ सकता है? जी, आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ कि जो परिस्थिति अभी आके खड़ी हुई है, इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उनके ऊपर तो इसका सबसे भयंकर प्रभाव पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनकी अब इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लाख लाख रुपए दे करके पढ़ा सके। लेकिन सबसे भयंकर असर जिसके ऊपर पड़ने वाला है, मेरा मानना यह है कि जो लड़कियां हैं जो अभी एडमिशन लेना चाहती है, लेकिन अगर उनका एडमिशन नहीं मिलता है, उनके सामने अगर ये परिस्थिति खड़ी हो जाती है कि भाई आपको प्राइवेट कॉलेज में जाकर के पढ़ना पड़ेगा। हम जानते हैं कि हमारे समाज में भेदभाव है लड़के और लड़कियों के बीच में, और इसका सीधा सीधा असर पड़ने वाला है लड़कियों के ऊपर। तो ड्रॉप आउट तो बढ़ेगा, लेकिन जो गर्ल्स ड्रॉप आउट है वो हद से ज्यादा बढ़ने वाला है। पंकज, एक छोटा सा जवाब चाहती हूँ, अगर इस जो इशू है कॉमर्स फैकल्टी में एडमिशन का सॉल्व नहीं हुआ, क्या होगा? जी, सॉल्व नहीं होगा ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सॉल्व होगा ही, क्योंकि जो वाइस चांसलर है वो भी एक मानव है और कहीं ना कहीं उनके अंदर भी इंसानियत है। हमारे वडोदरा के जो शहर और जो जिला के जो भी विधायक हैं, हमारे सांसद हैं, उन तक तो हमारी बात पहुंची गई है और उन्होंने भी हमें ये विश्वास दिलाया है कि आखिरी दिन तक वो लोग हमारे साथ हैं। आने वाले समय में जब भी इसका डिसीजन आएगा, कोई इतनी बड़ी रैली हुई तब कोई भी यहाँ का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिखा साथ जी, में। कल जो रैली हुई उसके अंदर फाइट फॉर एमएसयू, जिसके अंदर एमएस यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व सिंडिकेट सब है। मैं विधायक, यहाँ के सांसद सारे ही एमएस यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट रहे। हाँ जी, सही बात है, क्योंकि कल जो रैली हुई थी उसके एक दिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, 17 जून के दिन रात को सूर्य पैलेस होटल में हम बात करेंगे कि माननीय सांसद डॉक्टर हेमांग जोशी जी, उनके साथ में योगेश पटेल जी विधायक, अक्षय पटेल जी विधायक, धर्मेंद्र सिंह वाघेला जी विधायक, शैलेश भाई मेहता, उन्होंने चर्चा की। हाँ, नहीं, उन्होंने ऐसा बोला कि जो है कि हम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब हमें उनकी जरूरत है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँ, अब हमें उनकी जरूरत है। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि हम आएंगे और हमने वाइस चांसलर सर को बोल दिया है कि आप ये जो रेशियो है वो लेके आइए। जो भी स्टूडेंट्स 50% 12th बोर्ड में लेकर आया है, वडोदरा डिस्ट्रिक्ट का या सिटी का, उनको एडमिशन दिया जाए। लेकिन मैं वही कहना चाहूंगा कि उनकी बात भी अभी तक वाइस चांसलर सर ने मानी नहीं है। फाइट फॉर एमएसयू की जो रैली हुई उसके अंदर 48 आवर्स का जो अल्टीमेटम है वो उनको दिया गया, वो कल पूर्ण हो जाएगा। अगर डिसीजन नहीं आएगा तो इसके बाद जो आंदोलन का मार्ग है वो हम तय करेंगे और आंदोलन हमारा जारी रहेगा। चलिए, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वडोदरा के सांसद पर। आप इसी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले हैं और यही बच्चे फर्स्ट टाइम वोटर भी रहे हैं आपके, और अब इन्हें एडमिशन देना है और देना होगा। पॉलिटिकल को मुद्दों को भी अगर मैं साइड में रख दूं, तब भी वडोदरा के सिटीजन होने के नाते सबको एक साथ मिलकर लड़ना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात थी, मैं छोटा सा जवाब चाहूंगी राहुल जी से। राहुल जी, क्या एमएस यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की जरूरत है? क्या ऐसा कुछ करने की जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को हम शामिल कर सके? हाँ, कल एक सजेशन बोला था इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। वीसी ने लाइटर नोट में बोला था कि अगर आप मुझे कोई जगह दोगे तो मैं आपके लिए और एडमिशन करवा सकता हूँ। थोड़ा अजीब सा नहीं था? यूनिवर्सिटी पास ऑलरेडी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जमीन पड़ी है, उसका यूज नहीं हो रहा है, और उसके बावजूद वो हमें बता रहे हैं कि आप अगर कोई ऑल्टरनेट जगह हो तो आप दो, तो हम वहाँ क्लासेस शुरू करवा सकते हैं। उसके रिप्लाई में मैं बोलता हूँ, यस, मेरे पास अगर है जगह 2000 स्क्वायर फीट है, अगर आपको वहाँ यूज करना है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एमएसयू को देने को तैयार हूँ। ये आपके माध्यम से अगर उनको पहुंचता है तो बता दूं। दूसरा प्रॉब्लम मेरे लिए ये है, अगर आपका गुजरात का बजट 56,000 करोड़ है, गुजरात का बजट है, ये गुजरात के बच्चों के लिए यूज नहीं होगा तो किसके लिए यूज होगा? भारत सरकार का 1,20,000 करोड़ के ऊपर एजुकेशन बजट है, उसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। अगर हर साल इतना पैसा जा रहा है तो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं बन रही? और यूनिवर्सिटी बन रही है तो ये सरकार खाली आपके कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को क्यों ले रही है, आज तक मुझे नहीं समझ में आ रहा है। बढ़ावा देने का कहीं ना कहीं हिडन एजेंडा यही एजेंडा है। आप देखो ना, रिजल्ट अचानक बढ़ जाता है, अचानक एडमिशन का इश्यू आता है। अगर क्वालिटी एजुकेशन गुजरात को चाहिए तो ये रिजल्ट क्या, नीट का भी एग्जाम का इश्यू चल रहा है, तो दिख रहा है कि ये सरकार को पैसा बनाने के अलावा किसी में इंटरेस्ट नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन में तो थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, ना ही ये सरकार को, ना ही एमएसयू को।
और ना ही यहाँ के एक भी लीडर को यहाँ की यूनिवर्सिटी की पड़ी है। आप मुझे बताओ, 25 साल से एक ही सरकार वडोदरा में है और आपने मुझे बताया था बड़ौदा की जनता उनको लाखों, इस बार भी 6 लाख के ऊपर के वोट दिए हैं। आप मुझे बताओ 15 साल में एक भी नया यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट वाला बना? 15 साल छोटा टाइम तो नहीं होता ना। और यही लोग आज रैली के बाहर सूर्या पैलेस में जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है उसका पैसा भी क्या पब्लिक के पैसों से गया है? सूर्या पैलेस क्या पब्लिक प्लेस है कि वहां जाके उनका मीटिंग हो रहा है? और वहां आपको जाने के लिए आपके वीसी के पास टाइम है, बट अगर पेरेंट एसोसिएशन का कोई जाता है या यूनिवर्सिटी का कोई बंदा जाता है तो वो पुलिस बुला लेता है, आई एम बिजी। यानी वो अकेला बिजी है पूरे इंडिया में, वर्ल्ड में, और बाकी सारे फ्री है। और ये दिख रहा है कि ये वीसी को हटाए बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो अपने एजेंडा, जो उसका एजेंडा एक ही मुद्दा है नहीं, बट वो वीसी को सबसे पहला काम करना चाहिए कॉमन एक्ट के अंदर प्रोविजन इंप्रूव करने के लिए एप्लीकेशन हो तो वहां डोर खुल सकता है। आपको लीगल बैटल देखना पड़ेगा। ये लीगल बैटल हमें एक्स एमएस यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट को नहीं, वीसी को करना चाहिए। वीसी के बड़ौदा के लोगों का क्या ना दर्द दिखना चाहिए, पर उनको दिख रहा है पारुल के अंदर एडमिशन कम क्यों हो रहे हैं, उनको दिख रहा है आईटीएम में एडमिशन कम क्यों हो रहे हैं। मुझे लगता है उनको कहीं से टारगेट तो नहीं मिला ना कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इस बार ज्यादा एडमिशन होने चाहिए। और आपको पता है फीस में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना बड़ा है, अगर वही कॉमर्स जो यहाँ आप 8 या 10 हजार में करते हो ना, वहाँ लाखों में फीस जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल बड़े गंभीर आरोप है। दिलीप जी के पास चलूंगी और फिर सिर्फ एक छोटे से सवाल के साथ इसे पूरा करेंगे। सर, 48 घंटे का समय, कल 12 बजे खत्म हो जाएगा और फाइट फॉर एमएसयू, क्या आगे की रणनीति रहेगी? पहले तो मैं आपको बता दूं कि महाराजा शाहजी यूनिवर्सिटी में इस बार भी गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तरफ से 500 करोड़ रुपया ऑलरेडी दिया हुआ है, पास हो गया है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सेकेंड थिंग कि बड़ौदा के एमएलए, बड़ौदा के एमपी, सेनेट सिंडिकेट मेंबर को मैं रिस्पेक्ट से, उनका आदर से उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाए तो यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल से लेके नई नई फैकल्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा उन्होंने डेवलप किया है। अभी मुद्दा जो चलता है वो एडमिशन का है। अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके सभी की जितनी जरूरत थी, जो समय पे जितना जरूरत था, उतना सिंडिकेट, सेनेट मेंबर, यूनिवर्सिटी स्टाफ से लेके गवर्नमेंट ने भी पैसा जो चाहिए, जब चाहिए, जितना दिया है। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट लीडर रहा हूं, मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूं, लेकिन मैंने पार्टी के बेस पे कभी कोई स्टेटमेंट नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूं कि मैं भी सेनेट मेंबर था। हमारे टाइम पे भी हम लोगों ने जो किया था, ये जो सेनेट सिंडिकेट मेंबर की बात आई, सेनेट सिंडिकेट मेंबर ने जितना ध्यान दिया है यूनिवर्सिटी में, उतना ध्यान मेरे को लगता है कि यूनिवर्सिटी के स्टाफ और बाकी के लोगों ने भी अगर मिलकर किया होता तो आज ये नौबत एडमिशन की नहीं आती। वाइस चांसलर श्री का जो भी मुद्दा है, एक कॉमन एक्ट आने के बाद क्या मुद्दे हैं, किस तरह से एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्यों है, उसमें नहीं गिरकर मैं तो ऐसा कहूंगा कि जो इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है कि भाई एमएलए और एमपी जो भी है उन्होंने एडवांस में बैठक किया है, वो कहाँ की क्या की उनका है, लेकिन किया तो विद्यार्थियों के लिए किया है। महाराजा शाहजी राव में उन्होंने भी एक ही मुद्दा लेके किया कि भाई सभी विद्यार्थियों को एडमिशन मिलना चाहिए। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूं। मैं सेनेट सिंडिकेट मेंबर जो भी रहे उनका भी अप्रिशिएट करता हूं कि इन्होंने यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन कहीं न कहीं फिर एक बार बता दूं कि इस बार का जो रिजल्ट बोर्ड का हाई आया है, हाई आने के लिए जो एडमिशन प्रोसेस में जो भी दिक्कतें हुई है, यूनिवर्सिटी ने वेल प्लान करके पहले से कोई भी डिसाइड नहीं किया था कि भाई रिजल्ट ज्यादा आएगा तो क्या करेंगे। ये तो ऐसा है कि बारिश कितनी गिरेगी किसी को पता नहीं रहता है, कब बाढ़ आएगी वो भी किसी को पता नहीं रहता है। तो उसका सॉल्यूशन उसी टाइम आता है कि जब प्रॉब्लम फेस होता है। इस बार प्रॉब्लम आया है, उसका फेस होगा, सभी विद्यार्थी को एडमिशन मिलेगा ही और देना ही पड़ेगा। उसके लिए बड़ौदा के जो भी पॉलिटिकली पार्टीज है, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है, ऐसा नहीं बोलता हूँ कि कोई एक, सभी लोग ने मिलकर फाइट फॉर एमएसयू में सभी स्टूडेंट लीडर हैं, अलग अलग पार्टी से हैं, सभी सेनेट सिंडिकेट मेंबर एक्स भी है और अभी के जो है सब अलग अलग पार्टी से। मैं 2-4 नाम भी दूंगा आपको कि भाई आई पंड्या जी है जैसे सीनियर मोस्ट है, ऐसे देखने जाओ दिनेश यादव है जो लगभग 5 टर्म से सेनेट मेंबर है,
तपन दास जी हैं, जो भी वर्षों से हमारे साथ यूनिवर्सिटी में हमने काम किया है, हम लोगों ने यूनिवर्सिटी के लिए इतनी फाइट की है, लेकिन सभी का मिला जुला एक ही एजेंडा है कि बड़ौदा शहर के लड़कों को MS यूनिवर्सिटी की सभी फैकल्टी के अंदर जो भी एडमिशन है वो मिलना ही चाहिए। वो हमारी एक रिस्पेक्ट जवाबदारी है चुटाए हुए की और सेनेट मेंबर और बाकी के विद्यार्थी नेताओं की, कि हमारे टाइम में हमने जो फेस किया है वो ये लड़के लोग फेस नहीं करें, इन्हों को सुविधा मिले और इनका एडमिशन हो, बस यही बात मैं बताना चाहता हूँ। छात्र हो, छात्र नेता हो, पेरेंट्स हो, सेनेट सिंडिकेट रहे हो पूर्व में जो भी नेता रहे हो, और यहाँ तक कि वडोदरा के नागरिक अगर आप हैं, क्योंकि एडमिशन प्रक्रिया हर साल चलने वाली है और आपके बच्चों का नंबर भी आने वाला है। वडोदरा की समस्या आपको पता है, वडोदरा बोलता नहीं है, वडोदरा बोलता नहीं है, इसलिए वडोदरा को चीजें मिलती नहीं है। वडोदरा को बोलना पड़ेगा, वडोदरा को लड़ना पड़ेगा अपनी बातों के लिए। सिर्फ वोट देने से काम नहीं होगा, अपनी अधिकारों और अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। कल जब पूरा वडोदरा सड़क पर उतर कर आया तो 1400 सीट बढ़ी, हो सकता है ये आंदोलन आगे जाए और कॉमर्स फैकल्टी के सारे बच्चों को परिणाम, सारे बच्चों को एडमिशन मिले, ये कोशिश हो रही है। और इस कोशिश को कहीं ना कहीं तेजी देने की जरूरत है। ना सिर्फ इस कोशिश को, ना सिर्फ कॉमर्स फैकल्टी में, सारी फैकल्टी में लोकल स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस मिले। MS यूनिवर्सिटी के साथ साथ अलग अलग जगहों पर भी वडोदरा के नागरिकों को उनको जो मिलना चाहिए वो मिलता रहे, ये हमारी कोशिश रहेगी और हमारी उम्मीद भी यही रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा जुड़े रहना है, VNM हमेशा देखते रहना है, क्योंकि मुद्दे की बात यहाँ पर होती है और मुद्दा इस बार कॉमर्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन का है, अलग अलग फैकल्टी में भी एडमिशन का है, और साथ मिलकर लड़ना होगा तभी जीत होगी। VNM को आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि VNM TV का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए, घर घर में ये बात पहुंचनी जरूरी है कि आखिरकार ये मसला है क्या। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन TV, जियो TV और जियो TV फाइबर 498 नंबर के चैनल पर VNM TV को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए VNM, जुड़े रहिए VNM के साथ। नमस्कार।